हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एस बी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज ये हमारा सेशन नंबर सेकंड है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स जो है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है इसका। तो ये आपके जेके एस बी सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सेशंस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो सेशन देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा इसका सेशन नंबर सेकंड है। तो आज हम सेशन नंबर सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सेशन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इससे पहले हमने जो है प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड secondary productivity, net primary productivity and secondary productivity, net and gross primary productivity। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जिससे हम जीपीपी से डिनोट करते हैं, और एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसके ये दो टाइप्स हैं, ठीक। अगर हम पहले बात करेंगे जीपीपी, ये क्या होता है? इट इज़ अ टोटल सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या? टोटल सोलर एनर्जी, टोटल सोलर एनर्जी ट्रैप्ड, ठीक है, बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। और अगर हम एनपीपी की बात करेंगे, एनपीपी किसके बराबर होता है? ये होता है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन, एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना है जीपीपी से। जब हम माइनस करेंगे क्या? एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन, तो हमें मिलता है वहाँ पे एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये क्या होती है एक्चुअली? इट इज़ द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स, ठीक है। जो फिर नेट एनर्जी रहती है किनमें? प्लांट्स में जो रहती है रेस्पिरेशन के बाद, यानी कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद जितनी एनर्जी रह जाती है किसमें? प्लांट में, उस एनर्जी को हम कहते हैं एनपीपी। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनपीपी क्या होता है? ये वो एनर्जी है प्लांट्स में स्टोर जो रहती है, कब? जब एनर्जी जो लॉस्ट होती है बाय रेस्पिरेशन, उसके बाद जितनी भी इसमें रहती है एनर्जी, उसको हम कहते हैं एनपीपी। तो जीपीपी क्या होती है? ये है टोटल सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक प्लांट, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी और एनपीपी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? what is a frog that feeds on insects example of। तो फ्रॉग जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? कब? जब ये इंसेक्ट्स पे फीड करती है, यानी कि जब ये क्या खाती है? इंसेक्ट्स खाती है। तब फ्रॉग क्या करते हैं? एक्ट किसमें? एक ट्रॉपिक लेवल में क्या करते हैं? इट एक्ट्स एज ए डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। एक्चुअली मतलब ये किस पे डिपेंड होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या एक्ट करेगा? या ये प्राइमरी कंज्यूमर एक्ट करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा, या टर्शियरी कंज्यूमर एक्ट करेगा? ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है ये फीड क्या करता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रही है बात? इंसेक्ट्स की। देखिए, अगर फ्रॉग फीड करेगी ऑन प्लांट्स या ग्रास पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है एक्ट? ये करता है एक्ट यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर यही फ्रॉग इंसेक्ट फीड करेगी, क्या खाएगी? इंसेक्ट्स खाएगी। तो यहाँ पे क्या करती है? एक्ट एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज द मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इनमें से? देखिए, यहाँ पे पहले टर्शियरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर यहाँ पे खाली जगह है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर। देखिए, पहले क्या आता है? पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शियरी
कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कार्निवर ये गलत है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज द प्राइमरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर भी गलत ऑप्शन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज द मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बताना है इस जगह पे जो मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, डैश या और फिर मैन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे ये कौन सी फूड चेन है, ये एक्वेटिक फूड चेन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की बात हो रही है और जूप्लैंक्टन्स की बात हो रही है। देखिए जो जूप्लैंक्टन्स है किन पे फीड करता है, ये करता है फीड फाइटोप्लैंक्टन्स पे, और जूप्लैंक्टन्स पे कौन फीड करता है, इन पे फीड करता है लाइन नहीं। देखिए ये एक्वेटिक है तो लाइन यहाँ पे गलत है, एक्वेटिक प्लांट्स भी गलत है और फंजे भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिश, यानी कि फिशेस। और फिशेस पे फिर कौन करता है फीड, वो करता है मैन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है मिसिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्रास पे कौन करता है फीड, ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर पे कौन करता है फीड, वो हमें बताना है, और मैन फिर इस पे फीड करता है। तो यहाँ पे लाइन मैन लाइन पे फीड नहीं करता है, ना ही मैन एलिफेंट पे फीड करता है, ना वोल्फ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बर्ड्स, तो यहाँ पे आएगा बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ। ठीक, ग्रास ऊपर बर्ड्स, और बर्ड्स किन पे फीड करता है, ग्रास ऊपर पे, और मैन करता है फिर बर्ड्स पे फीड। ठीक, तो बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है इनमें से ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किनके पास होता है, हेटेरोट्रॉपस, डिकम्पोजर्स, ऑटोट्रॉप्स या स्कैवेंजर्स। ठीक है, देखिए अगर हम पहले बात करेंगे, पहले कौन होते हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, ट्रॉपिक लेवल 1 पे आते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर आते हैं ऐसे ही टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, या हम ऐसी भी कह सकते हैं ये ट्रॉपिक लेवल 1, ये ट्रॉपिक लेवल 2, ये ट्रॉपिक लेवल 3 और ये ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या है, मतलब वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना भी हम ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर जो है वो होता है डिक्रीज। क्यों, हर किसी लेवल पे 10% ही क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। तो जितना भी हम नीचे जाएंगे उतनी क्या हो जाएगी एनर्जी जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना एनर्जी कंटेंट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रोड्यूसर्स जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इन सब को कहते हैं हम, इनको क्या कहते हैं कंज्यूमर को, ये आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स के पास जो है उनके पास ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होता तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रह जाता। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और एंड ऑटोट्रॉप्स ये सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ लाइन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो लाइन है इसकी क्या ट्रॉपिक लेवल है किसमें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अगर हमारे पास फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, देखिए अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4। ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आते हैं, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्लांट्स इसमें आते हैं। और अगर हम T2 यानी कि ट्रॉपिक लेवल 2 की बात करेंगे, इसमें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ट्रॉपिक लेवल 3 में इसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ट्रॉपिक लेवल 4 में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। और जो लाइन है ये किन में आता है, ये आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये किस ट्रॉपिक लेवल में आता है, ये आता है ट्रॉपिक लेवल 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि T4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम यहाँ पे एनर्जी फ्लो देखेंगे इन एन इकोसिस्टम, ठीक, देखिए एनर्जी फ्लो किसकी तरफ मतलब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, और यहाँ पे क्या हीट लॉसेस भी हो जाते हैं। देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सोलर एनर्जी, और इसको कौन ट्रैप करते हैं, इसको करते हैं ट्रैप प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स। ठीक, और फिर यही सोलर एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म्स में, केमिकल एनर्जी वगैरह। तो यही एनर्जी फिर फ्लो हो जाती है ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि बाकी ट्रॉपिक लेवल्स में, और हर किसी लेवल पर कितना हो जाता है ट्रांसफर, 10% ऑफ एनर्जी।
ठीक है, और इसको कहते हैं 10% लॉ। ये हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की है लेक्चर नंबर 1 में, जो उसका सेशन नंबर 1 है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये हैं सारी ट्रॉपिक लेवल्स T1, T2, T3 और T4। जो ये यानी कि यहाँ पे वल्फ है या लाइन है, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं T4 में, ठीक है, किस में आते हैं T4 में, और T1 में आते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऑन व्हाट डज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड, ठीक है, यानी कि हर किसी ट्रॉपिक लेवल में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो किस पे डिपेंड रहता है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक ये बनाएंगे पिरामिड, इसको कहते हैं पिरामिड, ठीक है, और ये हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे होते हैं प्लांट्स या हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स, इसमें फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक। जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि इस ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, तो ये मतलब किस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है जो इसकी नीचे वाली ट्रॉपिक लेवल, इसी पे ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे या इसमें कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाले हैं इसमें जो इंडिविजुअल्स ये किन पे फीड करेंगे, ये करेंगे फीड इन पे, और जितना यहाँ पे क्वांटिटी होगा इनका, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इनकी भी इससे मतलब क्या होगी, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ये किस पे डिपेंड होंगे, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किस में होंगे, जो इसकी लोअर ट्रॉपिक लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो वो उसी पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अपर ट्रॉपिक लेवल, तो ये गलत है, ये बोलता है कि अपर लेवल पे डिपेंड है ना, वो गलत है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस, और ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा ड्राइविंग फोर्स है इकोसिस्टम, यानी कि जिससे क्या पूरा इकोसिस्टम चलता है, यानी कि ये जिसपे पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, बायोमास, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या सोलर एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सोलर एनर्जी, यानी कि अल्टीमेट सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी है। ये इनको ट्रैप करता है प्लांट्स, और फिर यही एनर्जी जो है वो पास ऑन हो जाती है बाकी ट्रॉपिक लेवल्स में या बाकी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। तो यहीं पे क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, ये है ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन क्या होती है। अ लॉन्ग चेन मेड ऑफ फूड्स, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड वायर लॉक्ड बाय चेन पाथवे दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, यानी कि एक पाथवे होता है जिसके थ्रू एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लो करते हैं एक इकोसिस्टम में। तो ये क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। इट इज द पाथवे दैट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट रोल ह्यूमन्स प्ले इन फूड चेन्स, यानी कि ह्यूमन्स का क्या रोल होता है किसमें, फूड चेन में। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फूड चेन की, देखिए इनमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ह्यूमन्स डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फूड चेन, तो ये मतलब गलती है। डिकम्पोजर्स में तो हम आते नहीं हैं, तो फिर रहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और प्रोड्यूसर्स भी हम है ही नहीं, क्योंकि हम खुद कोई भी फूड जो है कुछ भी प्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकते, तो हम डिपेंड है किन पे, प्लांट्स पे यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे। तो हम क्या हुए यहाँ पे, हम हुए यहाँ पे कंज्यूमर्स, तो वी आर कंज्यूमर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में आप तक मतलब आए हैं ये क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप SSC की बात करेंगे, RRB की बात करेंगे या JK SSB की बात करेंगे, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मतलब पिछले एग्जाम्स में आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक। तो आप ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन या मॉडरेट है या टफ है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वाई डू ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विद प्लांट्स, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे सारी फूड चेन्स जो है ये क्यों स्टार्ट होती है, कहाँ से, प्लांट से, यानी कि ऑटोट्रॉफस से क्यों ये स्टार्ट होती है। बिकॉज प्लांट्स आर इजीली ग्राउंड, बिकॉज प्लांट्स आर न्यूट्रिशियस, बिकॉज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, बिकॉज प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये बोल रहा है प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। क्यों नहीं है, क्यों ये करते हैं ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सन, तो इनको एनर्जी की ज़रूरत है, और फिर इस एनर्जी की वजह से और बाकी भी जो कंपाउंड्स है, कंपोनेंट्स हैं, उनकी वजह से क्या करते हैं, फिर
प्रोड्यूस करता है अपना फूड, यानी कि अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इट्स एनर्जी, इट इज ओन एनर्जी। तो इस वजह से क्या एवरी फूड चेन स्टार्ट्स विद प्लांट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो हमें बताना इनमें से सही फूड चेन जो है वो कौन सी है, यानी कि करेक्टली जो है जो डिस्क्राइब करती है फ्लो ऑफ एनर्जी। ग्रास, लाइन, देखिए लाइन ग्रास नहीं खाता है और ह्यूमनस लाइन को नहीं खाता है, तो ये गलत है। ग्रास काऊ को खाता है, तो ये भी गलत है। ग्रास गोट ग्रास को खाता है और ह्यूमन गोट को खाता है। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपके JKSB एग्जाम में, JKSB के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, बर्ड, लीफ, लिजर्ड, बर्ड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रास, गोट, ह्यूमन और ग्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डियर इन फॉरेस्ट व्हाट टाइगर माइट डू। ये कह रहा है कि अगर डियर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। देखिए डियर का प्रेडेटर कौन है, डियर का प्रेडेटर है टाइगर, यानी कि इनको कौन खाता है, टाइगर खाता है। और अगर इनकी कमी होगी, डियर्स की कमी होगी फॉरेस्ट में, तो टाइगर क्या करेंगे, ईट ग्रास लैंड लिव्स, डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, हंट फॉर अदर एनिमल्स, फास्टिंग अंटिल दे फाइंड डियर। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट फूड चेन। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो रिलेटेड टू फूड चेन जो है वो ट्रू है। ठीक, प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि देखिए अभी मैंने आपको बताया अगर ये पायरामिड है, इनमें ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं T1, T2, T3 और T4, यानी कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे पहले ऑप्शन अगर हम देखेंगे, प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है इसको प्रीवियस एनर्जी, ये ट्रॉपिक लेवल जो है वो मतलब मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि ओनली 10% ही ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे गलत है। प्रोवाइड फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये क्या कह रहा है, यानी कि कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी क्या, डू नॉट पास एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो ये भी गलत है, क्यों, एनर्जी पास हो जाती है यहाँ पे, एनर्जी यहाँ पे पास हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर क्या है, प्रोवाइड फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उससे क्या करता है, ये कंज्यूम मोर मतलब एनर्जी करता है, तो ये भी क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रोवाइड फूड फॉर सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है यहाँ पे, यानी कि जो ये वाली ट्रॉपिक लेवल है ये क्या करती है, प्रोवाइड फूड फॉर द नेक्स्ट मतलब सक्सीडिंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कैरट, रैबिट, फॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, फूड वेब, फूड चेन, फूड साइकिल, फूड राउंड। इजी क्वेश्चन है, ये किसका एग्जांपल है, फूड चेन का एग्जांपल है, यानी कि रैबिट किन पे फीड करता है, कैरट पे, और फोकस करता है फीड किन पे, रैबिट पे, तो ये एक फूड चेन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिगिनस मेरीन फूड चेन्स, यानी कि इनमें से मतलब जो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनसे शुरू होती है कौन सी मेरीन फूड चेन, यानी कि एक्वेटिक फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन, फिशेज, जूप्लैंक्टन या कोरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फाइटोप्लैंक्टनस। ठीक, पहले फाइटोप्लैंक्टनस, उसके बाद जूप्लैंक्टनस, उसके बाद फिशेज या उसके बाद शार्क, ठीक है, या वेल, तो ये है फूड चेन किसकी, मेरीन फूड चेन। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फाइटोप्लैंक्टन से, ये एक ऑटोट्रॉफ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इन ग्रासलैंड एरिया हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, यानी कि ग्रास लैंड एरिया जो है इसमें कितना जो रेनफॉल है मतलब रिक्वायरमेंट रहता है उसका, लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, दे डू नॉट रिक्वायर एनी रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, यहाँ पे एनुअली जो रेनफॉल रहता है वो रहता है 500 to 950 mm एनुअली। ठीक है, एनुअली। ठीक, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रहता है लगभग ऑलमोस्ट 2000 mm के बराबर एनुअली रेनफॉल। और अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे तो डेजर्ट्स में कितना रहता है, डेजर्ट में रहता है लेस देन 300 mm, यानी कि बहुत कम।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, यह है लो रेनफॉल, यानी कि 500 to 950 mm एनुअली। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लो रेनफॉल। ठीक, तो ट्रॉपिकल में कितना 2000 mm और डेजर्ट्स में 300 mm। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसेस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो गैसेस बायोजियोकेमिकल नहीं है, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन की, सल्फर की और नाइट्रोजन की, ये तीनों क्या है, ये गैसेस हैं, और सिर्फ फास्फोरस ये क्या है, ये गैसेस नहीं है। तो ये कौन सा है, ये है सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये कहाँ कैसे एंटर हो जाता है इकोसिस्टम में, ये होता है थ्रू इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स में ये फास्फोरस पाया जाता है। तो ऐसे ये थ्रू इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, ये एंटर होता है किसमें, इकोसिस्टम में, और ये क्या है, ये सेडिमेंटरी है। और अगर हम सल्फर की यहाँ पे बात करेंगे, सल्फर जो है, सल्फर दोनों ये सेडिमेंटरी भी है, और ये गैसियस भी है। ठीक है, सेडिमेंटरी भी है और गैसियस भी है। और जो गैसियस कंपोनेंट्स है सल्फर साइकिल के इसके दो गैसियस कंपोनेंट्स हैं, एक है H2S जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा है इसका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसके दो गैसेस कंपोनेंट्स हैं। ठीक, किसके, सल्फर के। तो सल्फर क्या है, ये सेडिमेंटरी भी है और ये गैसेस भी है, और नाइट्रोजन और कार्बन ये गैस है, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस है सेडिमेंटरी। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ट्रांसफर एनर्जी हमने अभी पढ़ा ये क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फूड चेन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फूड चेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद हाईएस्ट मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी इज, यानी कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है, मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है वो है हाईएस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसकी क्या है, मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है, किसकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की करेंगे बात, तो यहाँ पे कोरल रीफ्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी वो हाईएस्ट है। किनकी, कोरल रीफ्स की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। और अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो है हाईएस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और एक्वेटिक में किनकी, कोरल रीफ्स की। ठीक, और कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं बताइए, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस तरफ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ठीक, तो वहाँ कोरल रीफ्स जो है हाईएस्ट नंबर में पाए जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन इकोसिस्टम स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ऑल द नॉन लिविंग मटेरियल्स, ऑल लिविंग एंड डेड एनिमल्स, ऑल द लिविंग मटेरियल्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट आंसर है। तो कभी आता है स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन, ये क्या है, ऑल द लिविंग मटेरियल्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, जनरली इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स। ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है कि जो इकोसिस्टम के जो मेन बेसिक कंपोनेंट्स है वो कितने हैं, वो हैं 2। कौन कौन सा, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में सारे लिविंग्स आते हैं, यानी कि प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इसी तरह एनिमल्स आते हैं। ठीक, ये सारे किस में आते हैं, बायोटिक में। और एबायोटिक में क्या क्या आता है, इसमें आता है सॉइल, इसमें आता है वाटर, ठीक है, इसमें आता है एयर, ये सब किस में आता है, ये आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक, तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, 2, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
39 द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज। तो डोमिनेंट कौन सी है इनमें ट्रॉपिक लेवल? अगर हम यहाँ पे लेक की बात करेंगे तो पहले आएगा क्या? फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये क्या कह रहा है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है? जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। IUCN हेडक्वार्टर इज एट। ये आया था RRB NTPC और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो IUCN है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर वो है ग्लैंड में। ठीक, स्विट्जरलैंड आएगा ऑप्शन में, या आएगा ग्लैंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। विच रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इन रीजन्स में से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? ठीक, अगर हम बात करेंगे मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टियागा या कोरल रीफ्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इनकी एग्जाम्पल जो है वो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है साउथ अमेरिका में पाए जाते कौन? अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। तो ये क्या ये है मोस्ट डाइवर्स प्लेस इन वर्ल्ड। कौन सी? मोस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट, मोस्ट डाइवर्स प्लेस इन वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है किसमें? अमेजन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन अ फूड चेन मैन इज। तो ये आया था UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश PSC में आया था 2016 में। इन अ फूड चेन मैन इज, तो मैन का क्या रोल है फूड चेन में? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर या बोथ B and C। देखिए अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म इसका क्या रोल है एक फूड चेन में। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि ये किस पे फीड करेगा। देखिए अगर हम मेन की बात करेंगे, मेन एक ओमनिवोर है। ठीक, ये प्लांट्स पे भी फीड करता है और ये मतलब नॉन वेज भी खाता है, यानी कि अगर हम मीट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये प्लांट खाएगा तो तब ये क्या एक्ट करेगा एज ए प्राइमरी कंज्यूमर, और अगर यही मीट करेगा कंज्यूम तब ये बन जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये प्लांट्स पे कौन करता है फीड? गोट, और गोट पे कौन करता है फीड? मैन। ठीक, तो यहाँ पे बन गया है सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर ये डायरेक्ट करेगा फीड किन पे करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी फ्रूट खाएगा या कोई भी प्लांट का प्रोड्यूस खाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया है प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बोथ B and C इज द करेक्ट आंसर। ये एक्ट करता है एज प्राइमरी कंज्यूमर भी और सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये फीड क्या करेगा। ठीक, 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन फूड चेन वाज गिवन बाय। जो 10% लॉ है एनर्जी का, यानी कि एट एवरी ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर। तो ये किसने दिया? स्टैनली, लिंडमैन या वाइजमैन। ठीक, ये दिया है लिंडमैन ने दिया 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज, यानी कि कितना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है? 10%। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 10% क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। यह आया था CDS 2011 में। इको मार्क देता है किनको? इंडियन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जो रिच इन प्रोटीन होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इकोनॉमिकली वायबल होते हैं, या प्योर एंड अनएडल्टरेटेड होते हैं, उनको दिया जाता है इको मार्क। ये जो है वो किनको दिया जाता है। प्योर एंड अनएडल्टरेटेड फूड्स। ठीक है, तो हमें बताना इको मार्क जो है ये किन इंडियन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। जो क्या होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है क्या? इको मार्क। ठीक, तो अगर हम इको मार्क की बात करेंगे ये होता क्या है? देखिए इनको इशू करता है BIS,
BIS इनको क्या करता है, इशू करता है। और BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक। और इसका लोगो की अगर हम बात करें, इकोमार्क का लोगो क्या है, ये अर्थन पॉट, अर्थन पॉट इसका क्या है, ये इसका लोगो है। और इसमें कितने टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें आते हैं टोटल 17 प्रोडक्ट्स। कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल सोप आता है, इसमें पेंट आता है, इनमें इन 17 में पेंट आता है। इसी तरह डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट, या हम कहेंगे बैटरीज आते हैं इसमें, बैटरीज। तो इनको क्या दिया जाता है, इनको दिया जाता है इकोमार्क। और इस इकोमार्क का लोगो क्या है, अर्थन पॉट है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यह आया था SSC में। इनमें से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन है, डेजर्ट, ये गलत है, ओशन, माउंटेन या फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ओशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड, ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि ये रहता है अनचेंज्ड, अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ओशन क्या है, ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि ये रहता है अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाइड्रोपोनिक्स इज रिलेटेड टू, यह आया था RRB में, रेलवे का एग्जाम। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रिलेशन ऑफ साउंड विद वाटर। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सॉइल। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको हम सॉइल में क्या है, सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉइल हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन करते हैं। यानी क्या, अगर हम कहेंगे यहाँ पे वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लाते हैं, क्या वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉइल, ठीक। तो सॉइल का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सेकंड क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विदाउट वाटर, ये गलत है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। यानी कि आया था SSC CGL 2020 में, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म या म्यूचुअलिज्म। तो ये सारा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। पैरासिटिज्म क्या होता है, कमेंसिलिज्म क्या होता है, एमेंसिलिज्म क्या होता है, या म्यूचुअलिज्म क्या होता है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है वो कौन सी है, वो बायोलॉजिकल पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म है, एमेंसिलिज्म है कि म्यूचुअलिज्म है। कब, जब एक को आता है फायदा यानी कि प्लस, और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, यानी कि वो जीरो पे रहता है, यानी अनअफेक्टेड रहता है, ठीक। तो वो कौन सी रिलेशनशिप है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक। तो ऑलरेडी मैंने आपको सेशन नंबर लेक्चर नंबर 1 जो था इसका, उसमें ये पढ़ाया है, ठीक। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विथ, ये भी आया था SSC 2011 में। यानी कि वन महोत्सव जो है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांटिंग ट्रीज, इंक्रीज इन क्रॉप या कटिंग ट्रीज। देखिए अगर हम वन महोत्सव की बात करेंगे, ये है द फेस्टिवल, उसको कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज हम इसे कहते हैं। और कब ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 to 7 जुलाई, इसमें ये मनाया जाता है। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1950 में। बाय किसने किया था लॉन्च, KM मुंशी, ये तब यूनियन मिनिस्टर था, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर था कौन, KM मुंशी। इसी ने ये कब स्टार्ट किया था, 1950 में। और जुलाई 1 to 7 यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। और इसे हम कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। और इसमें क्या करते हैं, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करते हैं हम, ठीक, यानी कि प्लांट्स हम उगाते हैं इस 1 to 7 जुलाई जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, मनाया जाता है। तो ये क्या है, ये एनुअल वीक लॉन्ग ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, ठीक। तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हम इसमें करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, यानी कि ये भी आया था SSC में। इनमें से फॉल्स फ्रूट की एग्जाम्पल कौन सी है, एप्पल,
मैंगो, गुआवा या ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पे एप्पल की बात करेंगे, एप्पल और ये दो मैंगो और गुआवा, मैंगो और गुआवा ये दोनों फॉल्स फ्रूट नहीं है, ये ट्रू फ्रूट्स हैं। और अगर हम एप्पल की बात करेंगे, एप्पल, एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो फर्स्ट किसने यूज की इकोलॉजी की टर्म? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन, एरिस्टोटल, टेंसली या राइटर, ठीक, या राइटर की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये करेक्ट आंसर। राइटर जो है ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर हम बात करें कॉइन, कॉइन किसने, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, इसने क्या कॉइन जो है वो कॉइन की, यानी कि इसने ये टर्म दी कॉइन, हु कॉइन्ड द टर्म। अगर क्वेश्चन आता हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी तो आंसर आता अर्नेस्ट हैकल। और यहाँ पे द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट यूजर बाय, तो फर्स्ट किसने यूज किया, राइटर ने। ठीक, तो अगर हम फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, यह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या, ये फादर ऑफ इकोलॉजी। और अगर हम करेंगे बात फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है, वो है रामडियो मिश्रा। ठीक है, ये किसका फादर है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो वो कौन है, वो है यूजीन ओडम क्या, ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इसमें 15 तो आई होप ये सेशंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे हम MCQs लाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें। ठीक, तो अगर आपको इनकी PDF मतलब चाहिए तो वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल सकती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक, तो चलिए आज की लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।